गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। शिवम संकल्प इस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5, जिसमें कि हम लोग आज पहला टॉपिक पढ़ेंगे संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है, इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं ये संवेग क्या होता है। ठीक, तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या है, संवेग। संवेग हम किसे कहते हैं? ठीक, तो देखिए, आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि सीआईडी देखते होंगे। तो सीआईडी में आप देखते होंगे कि जब भी ऑफिसर्स इन्वेस्टिगेशन के लिए जाते हैं तो उसमें जो एक करेक्टर है दया, दया क्या करता है, जाता है दरवाजे को एक अपने पैर से मारता है एक किक और दरवाजा टूट जाता है। ठीक, तो उसी को कहानी को हम जोड़ते हुए इस संवेग को समझना स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है ये संवेग। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने एक दरवाजा बनाया। ठीक, हमने एक दूसरा दरवाजा बनाया। ठीक, एक तीसरा दरवाजा बनाया। तो हमने एक दरवाजा यहाँ पे बनाया और इस दरवाजे को हमें तोड़ना है, तो हमने एक किसी व्यक्ति को बोला कि जाओ इस दरवाजे को तोड़ो। तो ये व्यक्ति जो था ये पतला दुबला था, बिल्कुल मेरी तरह। ठीक, तो ये इस दरवाजे को नहीं तोड़ सकता था, नहीं तोड़ पा रहा था। फिर हमने क्या किया कि हमने किसी पहलवान को बुलाया। पहलवान को बुलाया तो ये पहलवान काफी हट्ठा कट्ठा मोटा था और इसने क्या किया, गया दरवाजे को एक पंच मारा और ये दरवाजा क्या हुआ, टूट गया, ब्रेक हो गया। ठीक, थर्ड केस में क्या हुआ कि एक दरवाजा ये जो था ये काफी मजबूत लोहे का बनाया गया था। ये जब इस पहलवान ने इसको तोड़ना चाहा खड़े खड़े पंच लगा के, ठीक हाथ से, तो ये दरवाजा नहीं टूटता है। तो फिर उसने क्या किया, एक दिमाग लगाया कि हम अगर यहाँ पे खड़े खड़े इस दरवाजे को नहीं तोड़ पा रहे हैं, तो इसने क्या किया कि तेजी से दौड़ते हुए आया। अगर दौड़ते हुए आया मतलब v की वेलोसिटी से, वेग से ये दौड़ते हुए आया और फिर दरवाजे को पंच किया तो ये दरवाजा टूट गया। ठीक, तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 केसेस देखे। पहला केस क्या था कि पहले में हम देख रहे थे कि ये व्यक्ति इस दरवाजे को नहीं तोड़ पा रहा था। अगर ये व्यक्ति इस दरवाजे को नहीं तोड़ पा रहा है और यहाँ पे हम देखते हैं कि किसी पहलवान को लेके आते हैं जो कि हट्ठा कट्ठा है, तो वो इस दरवाजे को आसानी से तोड़ पा रहा था। तो हमने एक चीज समझा कि ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा है। इसका द्रव्यमान कम है और इसका द्रव्यमान ज्यादा है, इसलिए ये दरवाजे को तोड़ पा रहा है। और इस केस में क्या हुआ था, अगर इसका द्रव्यमान ज्यादा होते हुए भी ये नहीं तोड़ पा रहा था तो ये क्या किया था कि दौड़ते हुए आया और फिर इस दरवाजे को तोड़ा। अगर ये दौड़ते हुए आके तोड़ रहा है तो मतलब इसके पास वेग है और इसके पास क्या है, m है। इस m और v से हमें ये पता चला ये जो संवेग होता है ये द्रव्यमान पे, किसी भी बॉडी के द्रव्यमान पे और साथ साथ उसके चाल या फिर वेग पे निर्भर करता है। ठीक, उसके अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसी से हम परिभाषा बनाते हैं संवेग का। संवेग का परिभाषा हम क्या बनाते हैं कि किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। ठीक, तो यहां से हमने परिभाषा बनाया कि किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को उस वस्तु का क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। ठीक, तो संवेग बराबर कितना, संवेग बराबर हम क्या लिख सकते हैं, एक सेकेंड। तो यहाँ पे देखिए हम संवेग बराबर क्या लिख सकते हैं, संवेग बराबर हम लिख सकते हैं द्रव्यमान गुणे क्या, वेग। द्रव्यमान गुणे वेग क्या होता है, संवेग होता है। और संवेग को हम p से प्रदर्शित करते हैं और द्रव्यमान को m से और वेग को v से। तो ये क्या बना, p बराबर m इंटू v। ठीक, m इंटू v। और ये p एक सदिश राशि है। संवेग कैसी राशि है, सदिश राशि है। तो और वेग भी कैसा है, सदिश राशि है। अगर वेग सदिश राशि है तो ये भी सदिश ही होगा। तो हम कह सकते हैं ये जो हमारा संवेग है ये कैसी राशि है, ये सदिश राशि है। ठीक, दूसरी चीज हम इसके अगर यूनिट की बात करें किसकी, एसआई मात्रक की, तो इसका एसआई मात्रक क्या होता है,
इसका एसआई मात्रक ये मास है, द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान का होता है केजी, और हमें वेग का मात्रक पता है कि होता है मीटर पर सेकेंड, तो केजी मीटर पर सेकेंड क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा। और इसी टाइप से अगर आप बात करेंगे इसकी बीमा की, तो बीमा क्या हो जाएगा इसका, तो इसका बीमा हो जाएगा ये क्या है, द्रव्यमान है यानी मास है, तो मास को हम m से प्रदर्शित करते हैं, तो ये हुआ m। वेग का बीमा क्या होता है, LT माइनस वन, LT माइनस वन। तो इन तीनों को अगर आप मिला देते हैं तो इसका बीमा क्या बनेगा, MLT माइनस वन। ये क्या हो गया, उसका बीमा हो गया MLT माइनस वन। ठीक, अब आते हैं हम संवेग का कंजर्वेशन यानी संवेग संरक्षण का नियम क्या है। तो उसको चलिए हम समझते हैं कि संवेग संरक्षण नियम क्या होता है। तो देखिए, संवेग संरक्षण नियम ये कहता है कि जो भी कोई अगर हमारा कोई निकाय है, निकाय का मतलब आप समझिएगा, निकाय का मतलब कि जो भी आप चीज बना रहे हैं वो कोई दो कण से मिलकर बना हो, दो पार्टिकल से मिलकर बना हो। ठीक, अगर हम वस्तु की बात करेंगे या फिर पिंड की बात करेंगे तो एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा निकाय जो कि दो या दो से अधिक चीजों से मिलकर यानी कि कणों या फिर वस्तुओं से मिलकर बना हो, तो ऐसे चीजों को हम बोलते हैं निकाय। तो संवेग संरक्षण का नियम हमारा ये कहता है कि किसी भी निकाय का जो संवेग होगा यानी P बराबर mv, ये हमेशा क्या रहता है, नियत रहता है, हमेशा संरक्षित रहता है, कंजर्व रहता है, और इस नियम को हम बोलते हैं संवेग संरक्षण का नियम। तो ऐसा नहीं है कि संवेग संरक्षण का जो नियम है ये बदल नहीं सकता, ये संवेग इसमें बदलेगा नहीं। संवेग बदल सकता है 100%, लेकिन कब बदलेगा, जब आप उसमें बल लगाएंगे। लेकिन बल कैसा होना चाहिए, बल बाहरी बल नहीं होना चाहिए। बाहरी बल इन द सेंस बाह्य बल, कि आप कहीं बाहर से कोई बल नहीं लगा सकते। तब अगर आप बाहर से बल लगाते हैं तो फिर संवेग संरक्षण का नियम वहां पे काम नहीं करता है, आपका जो भी संवेग होगा वो संरक्षित नहीं रहेगा। तो फिर बल कैसा होना चाहिए, तो फिर ये जो बल लगता है डियर स्टूडेंट्स, ये लगता है आंतरिक बल। जब भी किसी चीज में आंतरिक बल लगेगा तो उससे होने वाला जो भी संवेग में परिवर्तन होगा वो पहले और बाद में, परिवर्तन के बाद हमेशा क्या रहता है, बराबर रहता है, कंजर्व रहता है, संरक्षित रहता है। ठीक, बात समझ में आई? अभी भी नहीं समझे तो ध्यान से सुनिए। ये हमारे पास एक वस्तु है, दूसरी वस्तु ये है, या फिर समझ लीजिए ये हमारे पास दो कार है। ये कार 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से इधर जा रही थी, उसी डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ये वाली भी कार जा रही थी, और ये जाते जाते कुछ दूर तक गए ऐसे, और बाद में ये टक्कर हो गया इनका, ये टकरा गए एक दूसरे से। ठीक, तो 10-10, अगर 10-10 कितना हुआ, 20 मीटर पर सेकंड। तो टोटल यहाँ पे कितना है संवेग, अगर हम संवेग की बात करेंगे तो यहाँ पे कितना मिलेगा हमें, 20 मीटर पर सेकंड मिलेगा ना। हम संवेग की स्थिति में पढ़ रहे हैं, ये 10, ये 10 मिलके संवेग आया हमारे पास 20। कब, जब टक्कर नहीं हुआ था। अचानक से ये टकरा जाते हैं, टकराने की वजह से ये वाला जो पेन है हमारा, ये टक्कर खाने की वजह से इसका वेग बढ़ के 12 मीटर पर सेकंड हो गया, और इसका वेग क्या होगा, फिर इसका वेग घट के 8 मीटर पर सेकंड हो गया। तो अब फिर से आप जोड़िए तो देखिए 12 + 8 कितना, 20 मीटर पर सेकंड। पहले भी 20 था, अब भी 20 है, टकराने के बाद भी। तो यही हम कहते हैं कि संवेग संरक्षण का नियम जो है हमारा यही कहता है कि कोई भी वस्तु अगर अपनी पुरानी स्थिति में है तो जितना उसका संवेग होगा, अगर उसमें कोई भी बदलाव होता है, परिवर्तन होता है, जैसे कि टकराया, तो उसके बाद भी जो संवेग होगा वो हमेशा एक जैसा ही रहेगा, नियत रहेगा, बराबर रहेगा। लेकिन कब तक, जब तक कि बल कैसा होना चाहिए, बल हमेशा आंतरिक बल होना चाहिए, बाह्य बल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कि ये जो टकराए थे, आप यहाँ पे कोई बाहरी बल लाके ऐसे इसको मत पकड़िए। इसको ऐसे आप कर दिए तो इसका भी 4, इसका भी 4 मीटर पर सेकंड, तो ये बदला नहीं क्योंकि आपने बाहरी बल लगा दिया। तो कंडीशन ये है कि आपस में जितना मारपीट करना चाहें वो कर सकते हैं, हमेशा इनका संवेग कैसा रहेगा, संरक्षित रहेगा। लेकिन आप किसी बाहरी व्यक्ति को बुला के मारपीट मत करवाइए। ठीक, आपस में जितना मारपीट करना है ये कर सकते हैं, कभी भी इनका संवेग बदलेगा नहीं, हमेशा संरक्षित रहेगा। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं संवेग संरक्षण के नियम के, जैसे कि नाव से कोई व्यक्ति जब कूदता है, तो जब नाव से कोई व्यक्ति आगे की ओर कूदता है जमीन के तरफ, तो नाव थोड़ा सा पीछे की ओर जाती है, उसकी विपरीत दिशा में। तो अगर पहले व्यक्ति नहीं कूद रहा था, नाव पे बैठा था, तो जितना उसका संवेग था
ठीक, अभी उसका जो संवेग था, मान लीजिए उसका संवेग कितना है, 0 है। ठीक, हमने माना कि जब नाव में व्यक्ति बैठा हुआ है तो उसका संवेग यानी p बराबर कितना है, 0 है। और जब व्यक्ति ने कूदा, आगे की ओर कूदा और नाव किधर गई, पीछे की ओर, तो जितना आगे वो कूदा उसी के अपोजिट डायरेक्शन में उतनी ही मात्रा में नाव कहाँ गई, पीछे की ओर गई। तो एक पॉजिटिव है, दूसरा निगेटिव है, विपरीत दिशा में है, तो इनका जो भी परिणामी होगा, परिणामी संवेग होगा, फिर से आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। क्यों मिल रहा है, एक प्लस की ओर एक माइनस की ओर, विपरीत दिशा में है, प्लस माइनस मिलके क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि मात्रा समान है, जितना आगे उतना पीछे। दूसरा एग्जांपल देखिए, जब हम गोली चलाते हैं तो गोली से जब बंदूक से चलती है तो गोली की जो रफ्तार है और जो बंदूक है, पहले गोली जब नहीं चली तब बंदूक और गोली का जो भी संवेग होता है वो कितना है, 0 है। ठीक, अब जब गोली आप फायरिंग कर दिए तो गोली जो निकली बंदूक से वो 100 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से आगे की ओर गई। जब वो 100 मीटर की प्रति सेकंड की रफ्तार से आगे की ओर गई तो आपका जो बंदूक था वो उसी के विपरीत दिशा में कितना जाएगा, वो भी गया 100 मीटर पर सेकंड। ये प्लस की ओर, ये माइनस की ओर, तो प्लस 100 मीटर पर सेकंड माइनस 100 मीटर पर सेकंड, तो संवेग कितना हुआ, फिर से हमें कितना मिला, 0 मिला। तो इसलिए हम कहते हैं संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी वस्तु का संवेग हमेशा क्या रहता है, नियत रहता है, कंजर्व रहता है। तो ये थे उसके बेहतरीन एग्जाम्पल्स, इनसे बेहतर एग्जाम्पल्स नहीं हो सकते हैं। तो अब हम लिख लेते हैं कि संवेग संरक्षण का नियम होता क्या है। इसमें आप लिखेंगे क्या अगर आ जाता है एग्जाम में, तो इसकी परिभाषा आप लिख लेंगे, संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है, और ये जो नियम है किसके लिए बना गया है, ये निकाय के लिए बनाया गया है। ऐसा मत समझिएगा कि एक कण की हम बात कर रहे हैं या फिर एक वस्तु की बात कर रहे हैं। ये हमेशा हम जब भी बात करते हैं तो निकाय की बात करेंगे, और निकाय हमने आपको पहले ही बताया कि निकाय दो वस्तुओं या फिर दो कणों से मिलकर बना होता है। तो परिभाषा इसकी क्या है कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी निकाय का संवेग संरक्षित रहता है। बाह्य बल की अनुपस्थिति में मतलब कोई बाहरी बल उस पर काम नहीं करना चाहिए। तो अब आगे हम नोट करके ये लिख लेंगे आप कि किसी एक कण का संवेग बल के प्रभाव से परिवर्तित हो सकता है। बल के प्रभाव से परिवर्तित हो सकता है किसी एक कण का संवेग, ठीक, लेकिन वह बल कैसा होना चाहिए, आंतरिक बल होना चाहिए। ये आप हमेशा अपने दिमाग में गांठ बांध लेंगे कि जब भी संवेग में परिवर्तन होता है तो जो भी बल की वजह से होता है वो बल हमेशा आंतरिक परिवर्तन मतलब आंतरिक बल होना चाहिए, कोई बाहरी बल उस पर काम नहीं करना चाहिए। अब आगे हम देखते हैं क्या हमें एग्जाम में बस ये डेफिनेशन लिखने के लिए आता है, तो आंसर है कि नहीं, डेफिनेशन ही नहीं बल्कि आपको डेरिवेशन भी करने के लिए आता है, यानी व्युत्पत्ति करने के लिए आता है, और साथ साथ में इसके बेस्ड पे यानी कि संवेग संरक्षण के नियम के आधार पे आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम डेरिवेशन देखते हैं कि डेरिवेशन में कैसे हम उस नियम को अपनाते हैं। तो आप हेडिंग डालिए, हेडिंग डालेंगे दो पिंडों की टक्कर के लिए, दो पिंडों की टक्कर के लिए, दो पिंडों की टक्कर के लिए रेखीय संवेग संरक्षण नियम की व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति यानी वही हम डेरिवेशन को ही हिंदी में बोलते हैं व्युत्पत्ति, ठीक, ये हमारा टॉपिक है। ये डेरिवेशन आ जाते हैं आपके एग्जाम में। पिंड का मतलब समझ रहे हैं ना, पिंड का मतलब कि कोई दो वस्तु हैं, ठीक, दो वस्तु भी हो सकते हैं, और दो पिंड का मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक। बॉडी का, पिंड को बॉडी बोलते हैं इंग्लिश में, अब वो कार भी हो सकती हैं दो। तो देखिए हम नियम को कैसे अब लगाते हैं। सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। तो डायग्राम चलिए बनाते हैं। इसमें हमने क्या किया, ये है हमारा जमीन, ठीक, इतनी बात समझ में आई। ये है हमारा जमीन, इसमें इस पर हमने पिंड बनाए। एक पिंड हमने ये ऐसा लिया, एक पिंड हमने बड़ा लिया, ये हमने क्या लिया, दो पिंड लिया। ये वाला जो पिंड था इसका मास
m1 था, मास मतलब द्रव्यमान, इसका मास यानी द्रव्यमान m2 था। ये वाले जो हमारा पिंड था ये अपनी प्रारंभिक वेग से यानी कि u2 की रफ्तार से इधर की ओर जा रहा था। ये वाला भी इधर ही जा रहा था, कौन सी रफ्तार के साथ? u1 की रफ्तार के साथ। u1 u2 इसकी क्या है? इस पिंड की और इस पिंड की क्या है? वो प्रारंभिक वेग है। तो हम ऐसा लिख भी सकते हैं यहाँ पे कि एक पिंड हमारा ए है, ये वाला है, तो इसको हमने कह दिया ए, इसको कह दिया बी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास दो पिंड है, एक पिंड है हमारा ए और दूसरा पिंड है बी। ए पिंड का मास यानी द्रव्यमान m1 है, दूसरे वाले पिंड का मास यानी द्रव्यमान m2 है। ठीक, और ये दोनों प्रारंभिक वेग के साथ u1 और u2 के साथ जा रहे थे। अब रास्ते में चलते गए और एक समय आया कि ये क्या हुए, ये आपस में टकरा जाते हैं। ये वाला पिंड और ये वाला पिंड आपस में क्या हुए? टक्कर खा गए। ठीक, टक्कर खा गए ए बी। ये वाले पिंड की वजह से ये वाला पिंड इधर गया। ठीक, मतलब पिंड बी पे बल लगा, किसकी वजह से? ए की वजह से। तो हमने यहाँ पे एफ बी ए लिख दिया इस डायरेक्शन में। अब इसकी वजह से इधर लगा बल और ये इसको रेजिस्ट करेगा, अवरोध करेगा, तो ये जितना बल इधर लगा है उतना ही बल इस वाले पिंड पे यानी बी वाले पिंड पे किस पे? हाँ, ए वाले पिंड पे अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो जब ये रेजिस्ट करेगा इसको तो इधर बल लगाएगा, मतलब किस पे? ए पर बल लगाएगा। किसकी वजह से लगेगा बल? बी की वजह से। और वो बल कैसा होगा? वो बल इसके विपरीत होगा। ठीक, मास दोनों का हमेशा वही रहेगा m1 m2, मास में कोई भी बदलाव नहीं होगा। तो ये वाली कौन सी स्थिति थी हमारी? ये वाली स्थिति थी हमारी टक्कर से पूर्व। ठीक, टक्कर से पूर्व की स्थिति। और टक्कर के समय क्या हुआ? ऐसा हुआ। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये वाली कौन सी स्थिति है हमारी? टक्कर के समय वाली। फिर अब क्या होगा? एक लास्ट डायग्राम बनेगा टक्कर के बाद। टक्कर के बाद क्या होगा? टक्कर के बाद यहाँ पे ये वाला और ये वाले का जो हमारा वेग था वो बदल जाएगा। वेग बदल जाएगा तो मतलब ये जो जिस वेग से चलेगा और ये वाला जो इस वेग से चलेगा, इसको हम बोलेंगे अंतिम वेग। क्या हो जाएगा इसका? v2, क्योंकि ये b वाला है, ये a वाला है, तो इसका वेग हो जाएगा v1। मतलब वेग में क्या हो जाएगा? परिवर्तन। और वेग में परिवर्तन यानी संवेग में परिवर्तन। ठीक, और इसका मास, हमेशा मास कभी भी बदलेगा नहीं। टकराने से किसी भी चीज का द्रव्यमान थोड़ी बदल जाएगा। बदलेगा क्या? उसका वेग बदलेगा। क्यों बदल रहा है वेग? क्योंकि उस पर बल लग रहा है। ठीक, बल कैसे लगा? आंतरिक बल लगा इन दोनों के टकराने की वजह से। हमने कोई बाहर से बल लगा कि इनको ठोका नहीं है, इधर से आया, दबा दिए और भिड़ा दिए, ऐसा नहीं किए हम। ये आंतरिक बल अपने खुद से टकराए हुए हैं। तो ये कौन सी स्थिति है? टक्कर के बाद। चलिए अब डेरिवेशन हम सॉल्व करते हैं। डेरिवेशन सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आप लिख लेंगे चीजों को कि m1 m2 क्या है। m1 m2 क्या है? ये पिंडों का द्रव्यमान है। इसके बाद u1 u2 क्या है? u1 u2 पिंडों का, पिंड मतलब कौन कौन से? ए और बी, ऐसा भी लिख सकते हैं। पिंड ए और बी का प्रारंभिक वेग या फिर पिंडों का प्रारंभिक वेग। u1 किसका वेग है? ए का। और u2 किसका वेग है? बी का। इसके बाद हमारे पास क्या है? ये चीजें हो गई। और इसके बाद हमारे पास है v1 v2। ये क्या है? ये उसका क्या है? पिंड ए और बी का अंतिम वेग। पिंड ए व बी का अंतिम वेग है। ठीक, यहां तक बात समझ में आई। अब हमें क्या निकालना है? हमें पता करना है संवेग में परिवर्तन। संवेग का फार्मूला हमने पढ़ा है। क्या पढ़ा है? P बराबर m इंटू वी, अभी पढ़ा था ना। ठीक, तो चलिए अब हम निकालते हैं। किसके लिए पहले हम निकालते हैं? A में संवेग में परिवर्तन। ठीक, ऐसा ही ना। A के संवेग में परिवर्तन यानी जो हमारा पिंड A है इसके संवेग में परिवर्तन। A के संवेग में
परिवर्तन। ए के समय में परिवर्तन मतलब यहाँ पे हम निकाल रहे हैं डेल पी। ठीक, डेल पी यानी पी किसके लिए, ए के लिए, तो हम यहाँ पे डेल पी ए कर लेते हैं पहचानने के लिए। कितना परिवर्तन हुआ, तो परिवर्तन कितना हुआ, पहले कितना था, पहले था m1 u1 और बाद में कितना है m1 और v1। ठीक, तो इसका क्या बनेगा, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग होता है। ठीक, तो अंतिम वेग इसका कितना m1 v1 माइनस m1 u1। ठीक, अंतिम वेग में से माइनस कर देते हैं किसको, प्रारंभिक वेग को। सेम इसी टाइप से b के संवेग में परिवर्तन, b के संवेग परिवर्तन यानी डेल पी बी निकालेंगे आप, तो इसका अंतिम वेग कितना है, इसका है m2 v2 माइनस m2 और u2। ये आया हमारे पास संवेग में परिवर्तन। इसके बाद हम लगाएंगे गति के नियम। सबसे पहले हम लगाते हैं न्यूटन के गति का नियम, गति का द्वितीय नियम लगाते हैं। अब जगह कहाँ है, मिटाना पड़ जाएगा, फिर अभी फिलहाल यहाँ पे लिख लेते हैं। न्यूटन के द्वितीय नियम अनुसार, अब न्यूटन का हमने नियम लगाया गति का, कौन सा, दूसरा नियम। और दूसरा नियम हमारा न्यूटन का ये कहता है कि F बराबर होता है संवेग में परिवर्तन बटा समय, यानी F बराबर डेल पी अपॉन डेल टी। ठीक, तो हम यहाँ पे सबसे पहले बल निकाल लेते हैं ए बी के लिए, F A B इसके लिए। तो संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन यानी डेल पी ए और नीचे टाइम कितना, डेल टी। डेल पी ए हमारे पास कितना है, हमारे पास है m1 v1 माइनस m1 u1। ये v है, ये u है, कंफ्यूज मत होइएगा। इसके बाद हम निकाल लेते हैं, बल निकाल लेते हैं किसके लिए, b के लिए, इसके लिए, तो बी ए निकालेंगे, ए के कारण बी पे बल कितना, डेल पी बी संवेग में परिवर्तन बटा समय। डेल पी बी हमने कितना निकाला, m2 v2 माइनस m2 u2। नीचे कितना, ये नीचे मैं भूल गया, तो नीचे कितना होगा, टाइम होगा, डेल टी डेल टी। ये हमारे पास आ गया, एफ भी आ गया। अब हम लगाते हैं न्यूटन का तृतीय नियम। यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है तो मैं इसे रफ करूंगा। क्या मैं रफ कर दूं, कर देता हूं। ठीक, अब यहां तक करने के बाद हम न्यूटन का तीसरा नियम लगाएंगे। कौन सा नियम, तीसरा नियम, न्यूटन के तृतीय नियम अनुसार। तृतीय नियम अनुसार क्या होता है, न्यूटन का तीसरा नियम बोलता है कि F1 बराबर होता है माइनस F2 के, यानी कि उसके विपरीत के बराबर होता है। तो तब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो एफ ए बी है ये बराबर होगा किसके, माइनस एफ बी ए के। ठीक, ये हमेशा इनका विपरीत, कुल मिला के इनका कहने का मतलब ये होता है कि जो भी इनका सम होगा वो जीरो होगा, शून्य होता है। परिणामी फोर्स यानी परिणामी बल जीरो आना चाहिए, और परिणामी बल जीरो तभी आ सकता है जब ये पॉजिटिव हो और ये निगेटिव हो। ये इधर आएगा तो प्लस माइनस होके कितना हो जाएगा, जीरो ही आ जाएगा। ठीक, अब सारी वैल्यूज है हमारे पास, इसको हम रख देते हैं बस। ये एफ ए बी हमने कितना लाया है, m1 v1 माइनस m1 u1 अपॉन डेल टी बराबर, ये माइनस है, माइनस लगाइए, ब्रैकेट बंद कीजिए, m2 v2 माइनस m2 u2 ब्रैकेट बंद, और ये डेल टी। ठीक, डेल टी कैंसिल। अब जो बचा है उसको लिखिए, m1 v1 माइनस m1 u1 बराबर ये माइनस m2 v2 और ये माइनस माइनस प्लस m2 u2। ठीक, ये चीजें हो गई। अब देखिए, अब इनको हम पलट लेते हैं।
पलटेंगे कैसे? तो पलटेंगे तो क्या करते हैं, इसको इस तरफ और ये माइनस वाले को उस तरफ, मतलब यू को एक तरफ, भी को एक तरफ आप कर लीजिए। तो ये हो जाएगा m1v1 प्लस m2v2 बराबर m2u2 प्लस ये माइनस उधर जाके प्लस m1u1। ठीक, m1u1। अब इसको थोड़ा सा और रिनोवेट कर लीजिए। पहले हम प्रारंभिक को ले लेते हैं, तो क्या हम इसको पहले लिख सकते हैं ना, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं m1u1 प्लस m2u2 बराबर है किसके, m1v1 प्लस m2v2 के। तो ये है हमारा संवेग संरक्षण का नियम, जिसमें कि हमें ये पता चल रहा है कि टक्कर के पहले, टक्कर होने से पहले जितना इनका संवेग था वो बराबर होता है किसके, टक्कर के बाद जितना संवेग होता है। ठीक, ये वाला क्या बता रहा है, टक्कर से पहले संवेग, ये टक्कर के बाद संवेग, जो दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे आप एक लाइन लिख सकते हैं कि क्या लिखेंगे, अतः नीचे लिखिएगा, अतः पिंड के टकराने से पूर्व, जब वो टक्कर नहीं हुआ था, तथा टकराने के बाद, जब टक्कर खा चुका, तो उनका जो कुल संवेग था, जोड़ने पे जो भी संवेग था, कुल संवेग कितना है, कुल संवेग संरक्षित रहता है। ये है डेरिवेशन। ठीक, जो कि कभी कभार एग्जाम में आ जाता है। स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसे अब रफ कर रहा हूं। अब संवेग संरक्षण नियम के आधारित पर एक प्रकार का और न्यूमेरिकल्स बन जाता है आपके एग्जाम में, जिसमें कि पूछ लिया जाता है बंदूक का प्रतिक्षेप वेग गणना करने के लिए। तो बंदूक का प्रतिक्षेप वेग हम कैसे गणना करते हैं, इसको मैं आपको समझाता हूं। तो सबसे पहले मैं प्रयास करता हूं एक बंदूक बनाने का। ठीक, ये ऐसा हमने कुछ बंदूक बनाया। कैसे बनता है बंदूक, ऐसे ही कुछ। ये क्या रहेगा उसका, ये देख लीजिएगा। ये हमने एक बंदूक बनाया। ठीक, यहाँ पे होल रहेगा। ये है हमारे पास एक बंदूक, जिसका हमें पता करना पड़ता है प्रतिक्षेप वेग। प्रतिक्षेप वेग यानी जब ये बंदूक, अब ये जो बंदूक है, हमारा बंदूक की बात कर रहे हैं, ये जो बंदूक है इसका द्रव्यमान m होगा, और जितनी रफ्तार से ये पीछे आएगा गोली चलने पे, उसका वेग हम क्या बोलते हैं, v बोलते हैं, कैपिटल में आप दर्शाएंगे। ठीक, और यहां से जब हमारी कोई गोली निकलेगी ऐसे, और ये जो गोली हमारी ऐसे निकलेगी यहां से इसकी ओर, इसका, इस गोली का भी कुछ द्रव्यमान होगा, और ठीक, इस गोली का भी कुछ द्रव्यमान होगा, और इसका v वेग होगा। तो इसको हम स्मॉल v से दर्शाते हैं कि जितनी रफ्तार से वो गोली निकलेगी, और गोली का जो द्रव्यमान होगा और उसका जो वेग होगा, उसका जो भी, मतलब ये क्या है, m इंटू वी क्या है, संवेग है। तो इसका जो भी संवेग होगा वो हमेशा बराबर होगा किसके, बंदूक के संवेग के। और बंदूक का संवेग क्या है, m इंटू वी। तो हम एक समय पर देखते हैं कि जब हमने बंदूक से गोली नहीं चलाया था तो उसका संवेग 0 था, और जब हमने बंदूक चलाया तब पर भी हम पाते हैं कि उसका संवेग 0 ही है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जितनी रफ्तार से ये बंदूक आगे की ओर जाएगा, गोली जितनी रफ्तार से आगे की ओर जाएगा, उतनी ही रफ्तार से ये वाला जो बंदूक रहता है वो पीछे की ओर जाता है। ये अलग बात है कि इसका वेग ज्यादा होता है तो ये तेजी से जाता है, इसका रफ्तार ज्यादा हो जाता है, और ये बंदूक का वेग कम होता है, इस वजह से ये धीरे धीरे इधर जाता है। ठीक, अगर हम द्रव्यमान की बात करें तो बंदूक का द्रव्यमान ज्यादा होता है और इसका द्रव्यमान कम होता है, इसलिए ये काफी तेजी वेग से जाता है। ठीक, ये किधर जाएगा, गोली आगे की ओर, बंदूक उसके विपरीत दिशा में पीछे की ओर। ठीक, ये m क्या है, ये m है बंदूक का द्रव्यमान। ये कैपिटल V क्या है, ये है बंदूक का प्रतिक्षेप
वेग। ये वाला m क्या है, ये गोली का द्रव्यमान है, और ये स्मॉल v क्या है, ये गोली का वेग है। ठीक, अब संवेग संरक्षण का नियम हमारा क्या कहता है कि इनका सम, इनका जोड़ने पे ये कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक, पहले 0 थे और अब भी कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो हमने इनको जोड़ा, एम भी प्लस एम स्मॉल भी बराबर कितना होगा, 0 होगा। ठीक, 0 होता है, 0 क्यों होगा कि ये वाला जो चीज है ये और ये उल्टे उल्टे डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रहे हैं। तो ये एम भी जब इधर आएगा तो ये कितना बनेगा, माइनस भी एम भी बनेगा। तो ये है हमारे पास फार्मूला। और यदि हमें इस v को कैलकुलेट करना है, प्रतिक्षेप वेग को, तो v बराबर हो जाता है, माइनस को ब्रैकेट में लीजिए। ठीक, तो माइनस, और ये क्या हो जाएगा, ये स्मॉल एम गोली का मास अपॉन बंदूक का मास कैपिटल एम, और इनटू में क्या हो जाएगा, ये इनटू में ये हो जाएगा v, कौन सा, स्मॉल v गोली का। ये हमारे पास फार्मूला बन जाता है प्रतिक्षेप वेग का गणना करने के लिए। अगर आपको यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या बताता है, इस चीज को लिखना है, ये यहाँ पे देखिए माइनस का साइन लगा हुआ है ना, ये माइनस का साइन हमें क्या बताता है, अगर इस चीज को आपको लिखना है तो आप नीचे नोट करके लिख सकते हैं कि ये नेगेटिव चिन्ह हमें ये बताता है कि जो हमारी बंदूक है वो गोली के विपरीत दिशा में गति करती है। फिर से सुनिए, जो हमारा नेगेटिव साइन है वो हमें ये बताता है, ये प्रदर्शित करता है कि जो हमारा बंदूक है वो गोली के दिशा के विपरीत गति करता है। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। तो ये था संवेग पे आधारित जो भी चीजें हमें एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो इसी के साथ इस क्लास को हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।